अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, सो लास्ट टाइम जो हम गो थ्रू कर रहे थे बेटा लेटर्स को हम गो थ्रू कर रहे थे। आई वाज डन विद द लेटर पार्ट एज यू नो। देखिए आज जो नया टॉपिक हमने गो थ्रू करना है, जो हमें नया टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ अ प्लानिंग योर लेटर। अब हमने बेसिकली ये बता रहा है कि हमने लेटर को लिखना कैसे है, उसकी मेन बॉडी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमने मेन बॉडी को बाद में, ये 7 पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि मेन बॉडी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है, हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है कि लेटर को लिखते कैसे। ठीक है जी, लेटर को मतलब अब आप लिखना शुरू करना है। आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी हैं, ये 10 की 10 जो है ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब लेटर की प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, मैसेज कम होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मल का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, वहाँ पे मैसेज कम होता है और स्टैंडर्ड्स ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे मैसेज कम होता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं। ठीक, गाइडलाइंस ज़्यादा होती हैं, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम प्लानिंग योर लेटर में पढ़ेंगे कि अब हमने एक्चुअली लेटर को लिखना कैसे है। मतलब हमने डेट ऐड कर दी, हमने लेटर हेड को प्रॉपर्ली ऐड कर दिया, हमने रेफरेंसेस को प्रॉपर्ली लिख लिया, हमने सैल्यूटेशन को गो थ्रू कर लिया, हम रिसीवर्स नेम हमने ऐड अप कर लिया, क्योंकि नीचे हमने क्लोजिंग आवर्स को हमें पता है, हमने सिग्नेचर भी हमें वी नो डेट हाउ वी हैव टू डू सिग्नेचर, इंक्लोजर भी हमें पता है। अब इन बिटवीन जो हमने मैसेज लिखना है वो कैसे लिखना है, इसकी यहाँ पे डिस्कशन करेगा। सो प्लानिंग योर लेटर में सबसे पहले जी लेट मी गो थ्रू जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, द फॉलोइंग स्टेप्स प्रोवाइड अ लॉजिकल एंड थॉरो अप्रोच टू कंस्ट्रक्ट अ परसुएसिव बिजनेस लेटर आर्ट सर्कुलर। परसुएसिव ये होता है कि खुदारा सिर्फ लेटर लिखना मकसद नहीं है, एक बात याद रखना, सिर्फ ईमेल लिखना मकसद नहीं है, सिर्फ मेरा लेक्चर डिलीवर करना मकसद नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी में जीना मकसद नहीं है। ऐसे जियो ओके कि लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन हो, ऐसे बात करो कि लोगों के लिए वो एक मोटिवेटिंग हो। ओके, ऐसे रहो कि जो लोगों के लिए एक सैंपल हो। ओके, ऐसे ईमेल करो कि जो दूसरों के लिए एक सैंपल हो, दूसरे उसको देख के फॉलो करें। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लेटर लिखना है तो इस तरह से लिखो कि दूसरे उसको पढ़ के खुश फील करें, हैप्पी फील करें। वंस दे फील हैप्पी, वंस दे फील गुड, वंस दे फील ग्लैड, ओके, तो फिर वो उस पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जो चीज़ दिल पे जाके लगती है वही आपको अच्छी लगती है, या आपको मतलब ये इट शुड गेट सम फीलिंग्स। सो परसुएसिव होता है, इट्स अ फीलिंग कम्युनिकेशन के यू गेट सम पॉजिटिव वाइब, यू गेट सम पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है जी, यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द पर्पस, प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस। हमेशा 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 प्लानिंग में याद रखना है, आपको पता हो कि खुदारा कि आप का मकसद क्या है। हम जिंदगी में कोई काम बगैर मकसद के करते हैं, हम जिंदगी में कोई काम बगैर मकसद के परफॉर्म नहीं करते। आपको पता है कि आप मेरे लेक्चर ले रहे हो तो आप क्यों ले रहे हो, मुझे पता है कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। मतलब जिंदगी में कोई काम बगैर मकसद के होना ही नहीं चाहिए। इट शुड हैव अ क्लियर पर्पस कि मैं ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड द पर्पस। पहले प्रॉब्लम हो, अच्छा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम होगा तो आप उसके ऊपर सोचेंगे ना। एक आपको मसला ही नहीं है, सपोज आपको अभी फाइनेंशियली मसला ही नहीं है, मतलब आपको पैसे का मसला ही नहीं है, आप सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, अरबों खरबों की आप लोगों की जायदाद है, तो फिर आपको तो पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं है। यू विल नॉट थिंक अबाउट, ये आपका मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद वो होता है जो हमारा जिंदगी का प्रॉब्लम होता है, ये बात याद रखना। हमारा मकसद वो होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव वो होता है, हमारा गोल वो होता है, हमारी मंजिल वो होती है कि जहाँ तक, जिस मंजिल पे अभी तक हम पहुँच नहीं सके, जिस गोल को अभी तक हम अचीव नहीं कर सके, जिस ऑब्जेक्टिव को अभी तक हम हासिल नहीं कर सके। ओके, ये जहाँ तक हमने पहुँचना था, जिस चीज़ को हमने हासिल करना था उसको अभी तक हम हासिल नहीं कर सके, उन्हीं चीज़ों को हासिल करना इज योर पर्पस। Like you want to be educated person, you want to be chartered accountant, this is your purpose. ठीक है, the same happens with the written communication के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करना इज योर पर्पस। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। हम इसको दोबारा गो थ्रू करेंगे आगे, जो 4 या फिलहाल सिर्फ आपको बता रहा है कि 4 पॉइंट्स है। ओके, बल्कि मैं बेटा क्या करता हूँ, नीचे आ जाओ, पहले मैं डिस्कस करता हूँ। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस। सेकेंड है देखिए डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। फिर तीसरा है जी मेक एन आउटलाइन, और फोर्थ वन क्या है जी, स्ट्रक्चर एंड राइट योर लेटर। ये 4 पॉइंट्स है जो हम गो थ्रू करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो लेट मी गो थ्रू द फर्स्ट वन, आइडेंटिफाइंग द
प्रॉब्लम, पर्पस एंड और सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है जी। सो जैसे मैं आपको थोड़ी आपको मैंने बेस बना दी है कि जो हमारा जिंदगी का गैप होता है, जिस चीज़ में हमें वीकनेस होती है या जिस चीज़ में हमें जिस चीज़ को अभी हमने हासिल नहीं किया होता, वो हमारा पर्पस होता है, ठीक है जी। यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स योर पर्पस, बिकॉज यू डिडंट बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टिल नाउ, दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस, ठीक है जी। फिर ऑडियंस के हिसाब से अपने पर्पस को कंप्रोमाइज नहीं करना। सपोज यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको कंप्रोमाइज आपने नहीं करना, लेकिन ऑडियंस आपको डिफरेंट मिलती रहेगी, टीचर्स आपको डिफरेंट मिलते रहेंगे, हालात आपको, ऑडियंस मीन हालात, सिचुएशन, सराउंडिंग्स, ठीक है। मतलब ये आपका डायनामिक फैक्टर है जो चेंज, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, पर्पस आपने चेंज नहीं करना। यू हैव टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन सिचुएशन आपकी बदलती रहेगी, हालात आपके बदलते रहेंगे। कभी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने वाले हैं, कभी आपको हेल्थ के इश्यूज आने वाले हैं, कभी आपको दोस्तों के इश्यूज आने वाले हैं, कभी आपको मौसम के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बट यू हैव टू कंटिन्यू। ऑब्जेक्टिव को कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन हालात के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस, ठीक है। अब आपने जो लिखना है, अगर लिखने की बात करें तो जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन आपका पर्पस होता है, ठीक है। वो ही आपने लेटर में लिखना है, उसका सोल्यूशन या प्रॉब्लम आप डिस्कस करना है, वो आपका पर्पस है। और फिर ऑडियंस, फिर आप किसको लिख रहे हो, आप बॉस, कौन से बॉस को लिख रहे हो, आप डायरेक्टर को लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, सबऑर्डिनेट को लिख रहे हो, सीईओ को लिख रहे हो, आप कुलीग को लिख रहे हो, उस या कस्टमर को लिख रहे हो, उसके मुताबिक आपने उसका कंटेंट रखना है। तो बॉडी टेक्स्ट, वाई यू आर राइटिंग, सबसे पहले जिंदगी का एक मकसद बना लो। वाई, हर काम को करने से पहले वाई सोचो कि मैं कर क्यों ना हूं। अगर आप वाई को सोचोगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े आलम बन सकते हो, आप दुनिया के सबसे बड़े आप जो है ना वो नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हो। आपको अगर वाई का पता है कि सपोज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं इसको मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ठीक है। ये हिकमत की निशानी है, वाई हिकमत की निशानी है। जिसको वाई का पता होता है, ज्यादा जो वाई में इन्वॉल्व रहता है वो ज्यादा हिकमत में रहता है, वो ज्यादा सोचो विचार में रहता है, वो इस कायनात के जो छुपे जो राज हैं, उन जो पोशीदा राज है, उनको आफशार करना चाहता है या उनको जाहिर करना चाहता है, ठीक है जी। सो वाई आर यू राइटिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज, फॉर एग्जांपल वाई, क्यों कर रहे हो, इसका मकसद क्या है। सो वाई यू हैव टू डिफाइन, मतलब आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए वो लेटर लिख रहे हो, या टू गिव एडवाइस, या किसी को नसीहत करने के लिए आप वो लेटर लिख रहे हो, या टू एग्री, टू किसी के साथ एग्री होने के लिए आप वो लेटर या वो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, टू सीक एग्रीमेंट ऑन सम, किसी से एग्रीमेंट मांगने के लिए, किसी की रजामंदी मांगने के लिए आप वो लिख रहे हो, टू कंफर्म, या कोई चीज कंफर्म करनी है, मीटिंग कंफर्म करनी है, यू हैव टू कंफर्म समथिंग एल्स, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग, ठीक है जी। सो इसमें सबसे पहले आपने वाई को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद टू होम यू आर यू राइटिंग, वही ऑडियंस वाला फैक्टर है, आप किसको लिख रहे हो, मतलब बिग यू लिटिल मी, उसके मुताबिक सारी कम्युनिकेशन होगी, उसके मुताबिक कंटेंट होगा, उसके मुताबिक मैसेज होगा, उसके मुताबिक लहजा होगा, उसके मुताबिक बॉडी लैंग्वेज होगी। दिस इज कॉल्ड द यू अप्रोच, दिस इज कॉल्ड द एम्पैथी, जिसको हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं इन अवर। जहां पे दो वर्ड्स का याद रखना है, जहां पे भी ऑडियंस की बात आएगी बिजनेस कम्युनिकेशन में, वहां पे आपने यू अप्रोच को याद रखना है और एम्पैथी को याद रखना है। इन दोनों का मतलब यह है कि दूसरों के मुताबिक कम्युनिकेशन करना। यू अप्रोच में सिंपली यह है कि हम दूसरे को देखते हैं, और एम्पैथी में हम दूसरे को देखने के बाद उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब यू अप्रोच में हम दूसरे को देख के उसके मुताबिक मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम सिर्फ मैसेज ही कन्वे नहीं करते बल्कि उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस का भी हम बड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये टू होम यू आर राइटिंग, हु द की पर्सन, फॉर एग्जांपल द डिसीजन मेकर, ऑलवेज हु द की पर्सन, द डिसीजन मेकर इज द की पर्सन, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सो रिमेंबर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द रीडर। आप सबसे इंपॉर्टेंट हो, या जो लेटर पढ़ने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बुक पढ़ने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सुनने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक थिंक बिग यू लिटिल मी, ऑलवेज थिंक बिग यू लिटिल मी, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही वो। इसके साथ हमेशा इस पॉइंट को याद रखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इस कायनात का सिस्टम किस तरह से चल रहा है। अगर आप दुनिया में हैप्पी रहना चाहते हो तो जो दूसरों की चाहत है उसके मुताबिक अपनी चाहतों को कुर्बान करते रहोगे, तो यू विल बी द मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट लविंग एंड मोस्ट फ्रेंडली पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर आप दूसरों की चाहतों के बगैर अपनी चाहतों में फोकस करोगे, अपनी सेल्फिशनेस पे फोकस करोगे, अपनी मैं पे फोकस करोगे, दुनिया आपको दुत्कारेगी, दुनिया आपसे नफरत करेगी, दुनिया आपसे
हेट करेगी। तो ये दिस इज ही मीन टू से, सो थिंक बिग यू लिटिल मीन ऑर्डर टू कन्वे द फीलिंग दैट द रीडर इज फॉर द लेटर्स फॉर द रीडर्स बेनिफिट, ठीक है। उसको रियलाइज करवाओ कि ये खुदा तुम्हारे बेनिफिट के लिए, दिस लेक्चर इज फॉर यू नॉट फॉर मी, okay, this book is for you not for me, you got it, okay, so and therefore worth their time investing it। उनको ये रियलाइज करो खुदारा आपने इसको जो टाइम लगाना है इसको पढ़ने में, इसको समझने में, बड़ा वर्थ फाइल है, इसको इस पे जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे उसको पढ़ने के बाद, जिस तरह से आप इस बीसी बिजनेस कम्युनिकेशन को गो थ्रू कर रहे हो, इसको गो थ्रू करने के बाद जो आपने सीखना है बड़ा वर्थ वाइल है, सीखने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे उससे ज़्यादा वर्थ वाइल है। तो उनको रियलाइज करवाओ जब तक इंसान बड़ा सेल्फिश है, इंसान बड़ा ही खुदगर्ज है, वो हमेशा उस काम को परफॉर्म करना चाहता है जिसमें उसको अपना फायदा नजर आ रहा हो। आप मेरा लेक्चर क्यों गो थ्रू कर रहे हो? क्योंकि इसमें आपको अपनी ज़ात का फ़ायदा नज़र आ रहा है, अपने कैरियर का फ़ायदा नज़र आ रहा है, अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का फ़ायदा नज़र आ रहा है, आपने जो अचीव करना है, आपके ख्वाबों की तकमील यहाँ इसमें नज़र आ रही है। दैट्स वाई यू आर विद मी। सो एट द सेकेंड द थर्ड वन इज द अडॉप्ट द यू अप्रोच, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ तो ओके हो गया जी। द नेक्स्ट थर्ड बुलेट पॉइंट इज व्हाट आर यू एक्चुअली प्लानिंग टू राइट अबाउट, व्हाट आर यू एक्चुअली प्लानिंग टू राइट अबाउट। अब आप किस तरह से लिखोगे, What are you actually planning to write about, ठीक है। अब इसमें पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। The most effective letters are those that deal with one main topic per letter, ठीक है जी। अब हर लेटर में आपने सिर्फ एक ही बात को डिस्कस करना है, एक ही आइडिया को डिस्कस करना है। अगर आपने डिफरेंट आप बिजनेस कम्युनिकेशन का एक लेटर है, क्यूएम का लेटर है, तो फिर क्यूएम के लिए डिफरेंट लेटर लिखेंगे और बिजनेस कम्युनिकेशन डिफरेंट लेटर लिखेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, दो डिफरेंट कोर्सेज हैं ऑल टुगेदर, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव लेटर्स आर दो दैट डील विद वन मेन टॉपिक पर लेटर। टैक्टिक्स फॉर डीलिंग विद सिचुएशन व्हेन यू हैव सेवरल अनकनेक्टेड टॉपिक्स टू इंक्लूड एड्रेस यूज हेडिंग। हाँ, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन पे लेटर लिख रहे हो या एक ही टॉपिक पे लेटर है, या जिस तरह से कस्टमर के लिए लेटर है, अब वो कस्टमर एक है ना। अब कस्टमर के 2-3 इश्यूज हैं, तो आप डिफरेंट हेडिंग से उसको डिस्कस, क्योंकि कस्टमर एक है। अगर कस्टमर 2 है, अगर कस्टमर 3 है जिनको लेटर लिखना है, फिर आपने 3 डिफरेंट लेटर्स को लिखना है। आप एक लेटर में 2-3 पर्सन को एड्रेस नहीं कर सकते, नंबर 1, और 2-3 डिफरेंट चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक ही पर्सन है और वो तीनों चीज़ें उसी पर्सन से रिलेट कर रही हैं, या वो एक ही कोर्स है लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें आप 3-4 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर, लाइक आप इंटरपर्सन को डिस्कस कर रहे हो, इंटरपर्सन को डिस्कस कर रहे हो, आप जो है ना वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस, तो ये एक मतलब टॉपिक एक है, लेकिन उनकी डायमेंशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर सेपरेट, नेक्स्ट पॉइंट करा जा रहा है, सेपरेट टेक्निकल एंड अदर इशू दैट सेंड मल्टीपल। हाँ, अगर बिल्कुल सेपरेट इश्यूज हैं, अगर बिल्कुल सेपरेट हेडिंग्स, अगर बिल्कुल सेपरेट पीपल्स हैं, देन यू सपोज टू सेंड मल्टीपल लेटर्स, मल्टीपल सेपरेट लेटर। फिर आपने डिफरेंट लेटर्स को फॉरवर्ड करना है, फिर एक ही लेटर में आप हेडिंग्स नहीं बना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन जी, हेडिंग किसमें बनाते हैं कि एक ही टॉपिक है, लेकिन एक ही टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट इंटरकनेक्टेड जिसे बोलते हैं, कि लाइक इन बिजनेस कम्युनिकेशन की बात 9 चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड बट दे आर वेरी डिफरेंट। इंटरपर्सनल डिफरेंट, यू नो, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिफरेंट, लेकिन है एक से रिलेटेड। यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स हमने बना दी हैं। तो इज द सेम इज सेइंग कि अगर टॉपिक एक है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में बात कर रहा है, डिफरेंट डायमेंशंस में गो थ्रू कर रहा है, तो यू आर सपोज टू हैव डिफरेंट हेडिंग। बट इफ यू गोना टॉक entirely a different course, a different topic, a different idea, then you're supposed to have separate letters for that. The third one is the tackle the key topic by letter, then address minor issues by following up on the telephone or in a meeting. खुदारा लेटर में सिर्फ मेन बात की जाती है, प्राइम बात की जाती है, सेंट्रल बात की जाती है, कोर को डिस्कस किया जाता है। छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो हम किस में डिस्कस करते हैं जी? देखिए, वो हम टेलीफोन पे डिस्कस कर लो या उससे पर्सनल डिस्कस। लेटर में छोटी मोटी बातों को डिस्कस नहीं किया जाता। हाँ, रिपोर्ट अगर लिख रहे हो उसमें छोटी मोटी बातों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लेटर में सिर्फ हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर कोई आपने एक्स्ट्रा बात करनी है तो देन यू कैन डेफिनेटली कॉल हिम और मीट हिम पर्सनली, वट एवर यू फाइंड फिजिबल फॉर योरसेल्फ। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया जी, यहाँ तक फाइन है। नो द नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोना गो थ्रू। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग जी, डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। अब आप डिसाइड करो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अब आप मतलब अब अल्फाज पे आना शुरू हो जाओ।
आप सोचना शुरू कर दो कि अब मेरे पास सारा कुछ है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मेरे पास ऑडियंस होके है, देखिए अब मुझे पता है कि मुझे एक ही लेटर लिखना है और मुझे ये हेडिंग्स बनानी है। अब मैंने उसमें जो वर्ड्स लिखने हैं वो किस तरह से लिखने हैं। अब इसके लिए आप एक वर्ड यूज होता है, हम आगे पढ़ेंगे, साथ लिख लो ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके साथ लिख लो ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लीज इसके साथ वर्ड लिख लो। वो कौन सा है जी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा इसको, अच्छा लेट मी गो थ्रू बिहाइंड। इसमें हमने एक जो डिस्कस किया वो क्या है जी? हमने एक डिस्कस किया यू अप्रोच को, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हमने एक यू अप्रोच को डिस्कस किया, पहले मैं इसको आप क्लियर कर दूं, यू अप्रोच। और इसमें रीडर को डिस्कस किया, डैट रीडर इज अ की पर्सन, इसको हमने डिस्कस किया, मिलिया में डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया वन लेटर पर टॉपिक आर आइडिया, ठीक है, देखिए। और मल्टीपल लेटर्स अगर सेपरेट जो है वो टॉपिक्स हैं, सेपरेट आइडिया, देन वी हैव टू सेंड द मल्टीपल लेटर्स, ठीक है। हमने मेनली ये डिस्कस किया। और शुरू में हमने डिस्कस किया शुरू में हमने क्या डिस्कस किया जी? 5 डिफरेंट, सॉरी, हमने शुरू में क्या डिस्कस किया जी? इसमें थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा 5 डिफरेंट objectives of why to write a, ठीक है। हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया, ओके हो गया यहाँ तक। नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। यहाँ तक ओके हो गया जी? इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ जी। सो आई एम गोना क्लियर इट हियर लाइक, ओके जी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जी, नेक्स्ट पॉइंट इज जी सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, सॉरी, जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है जी? डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। अब आप कहना क्या चाह रहे, इसके लिए आपने क्या करना है बेटा? इसके लिए आपने क्या करना है जी? मुझे बताएं क्या करना है आपने इसके लिए? ये देखिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये साथ बुक में लिख लो इस वर्ड को। ये देखिए इस वर्ड को अपनी बुक में लिख लो, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है जी? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट यू वांट टू इंक्लूड इन द लेटर। अब आप सोचो, ख्याल करो कि यार मैं आप लेटर को इस तरह शुरू करूंगा, मैं इसमें फर्स्ट जो है वो पैराग्राफ इस तरह का लिखूंगा, इस तरह की वर्डिंग ऐड करूंगा। तो अब आपका जो प्रैक्टिकल फेज आ गया कि अब आपने एक्चुअली वर्ड्स को लिखना कैसे है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो। दैट्स कॉल्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली, ठीक हो गया जी? दैट इज कॉल्ड बेसिकली दी ब्रेनस्टॉर्मिंग। So next is rank or categorize the points to identify the key points and those that are less important. फिर आपने जो इतना सोचा है, आपने इतना जो वो इमेजिन किया है कि यार पहले पैराग्राफ में मैं ये लिखूंगा, सेकंड में ये लिखूंगा, थर्ड में ये लिखूंगा, अब उसकी रैंकिंग करो, देखिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो। या इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि आप पॉसिबल वो सारा कुछ सोचो कि जो आपने एक लेटर में लिखना है, मतलब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में, मतलब जो भी आपके जहन में है वो सारा सोचो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ सोचना होता है। फिर सेकंड में हम उसकी बाइफर्केशन करते हैं कि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पहले आएगा और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में आएगा। तो फिर हम बाद में उसकी क्या कर देते हैं, बाइफर्केशन कर देते हैं। अब थर्ड है रीऑर्डर द पॉइंट इन लॉजिक। अब पॉइंट आ गया कि जहाँ पे आप उसको पे फाइनली लिखना शुरू करते हो, ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड जी। सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। आप कैसे बेटा डिसाइड करते हो, मुझे लेट मी नो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपने क्या लिखना है? आप सबसे पहले अपने माइंड में सोचते हो कि मैंने लिखना क्या है। वो जो सोचना है दैट इज कॉल्ड अ ब्रेन। सबसे कंस्ट्रक्ट होता है, सबसे पहले सोचो कि आपने लिखना क्या है, ठीक है। सेकंड में क्या है, फिर उसको प्रायोरिटाइज करो कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए, और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है। इसको फिर कैटेगराइज करो, प्रायोरिटाइज करो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले आएगा और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद में आएगा,
यहाँ तक ओके हो गया जी। देन द थर्ड वन इज दी रीऑर्डर द पॉइंट इनटू द लॉजिकल ऑर्डर। फिर अब आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जो है ना वो प्रॉपर्ली लिखने के बारे में सोचो, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको फिर नीचे आप सोच लो कि मैंने इसको थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। मतलब अब उनको आप लॉजिकल करना, लॉजिकल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप उसको प्रॉपर वे में लिखना शुरू करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ ख्यालात होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ एक आइडिया होता है कि मैं इस तरह लिखूंगा, ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इन्फॉर्मेशन 2 पेजेस की है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन 10 पेजेस की है, सिर्फ आपके पास ये आइडिया होता है। लेकिन अब 10 पेजेस की इन्फॉर्मेशन जो है, 2 पेजेस की इन्फॉर्मेशन, अब सबसे पहली लाइन कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर ये दिस इज कॉल्ड द सेकंड स्टेप, जहाँ पे आप प्रायोरिटाइज करते हो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पहले आती है, लेस इंपॉर्टेंट होती हैं वो बाद में आती हैं। ठीक है जी। सो द सेम इज हियर। और द लास्ट इज कि जब आपने सारा सोच लिया फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू कर दो, या प्रॉपर तरीके से उसको रीऑर्डर द पॉइंट लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है जी, अपने जहन में ही आप उसको प्रॉपर करना शुरू। तो यहाँ तक सिर्फ मेंटल वर्क हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल वर्क हो रहा है, इंटेलेक्चुअल वर्क हो रहा है। एक्चुअल यहाँ तक अभी तक लिखने की बात नहीं हुई। ठीक है जी। जो एक्चुअल लिखने की बात होती है, जो सही लिखने की बात होती है, वो स्ट्रक्चर से शुरू होती है। याद रखना, स्ट्रक्चर से आप सही लिखना शुरू करते हो। उससे पहले सारी प्लानिंग का फेज चल रहा है, सारे ख्यालात का फेज चल रहा है, सारा सोचने का मरहाइल जो है ना उससे गो थ्रू हो रहे हो, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो स्ट्रक्चर इज द स्टेप वेयर यू स्टार्ट राइटिंग प्रोफेशनली। ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड जी। इसमें जो सबसे पहले मैं डिस्कस किया जी, सबसे पहला पॉइंट में क्या डिस्कस किया, पहली लाइन में ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया जी, प्रायोरिटाइज ऑल पॉइंट्स। ठीक है, प्रायोरिटाइज करें, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले आएंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में आएंगे। अब आपने प्रायोरिटाइज कर दिया तो फिर उनको क्या करो आप बेटा, लॉजिकल ऑर्डर में उनको क्या करो बेटा, अरेंज करना शुरू कर दो। सो आई होप यू अंडरस्टूड जी। यहाँ तक फाइन है। सो लेट मी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग जी, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग मेक एन आउटलाइन जी, मेक एन आउटलाइन जी। ड्राफ्ट, अब इसके साथ आप बेटा पहला वर्ड तो यूज कर लो, ड्राफ्ट। इसे बोलते हैं जी, सॉरी, इसको बोलते हैं जी क्या, ड्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो साथ इसमें लिख लो रफ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट एन आउटलाइन ऑफ द लेटर सो दैट यू कैन मेक एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ फ्लो, इम्पैक्ट एंड बैलेंस। अब आपने लेटर की शेप, फाइनल शेप से पहले जो रफ शेप होती है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। कि अब यहाँ पे आपने एक्चुअली लिखना तो शुरू कर दिया, लेकिन रफली लिखना शुरू किया, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम लिखना शुरू करोगे तो आप कई मिस्टेक्स करोगे, कई गलतियाँ करोगे। शुरू में आप काफ़ी अर्सा आप सही नहीं लिख पाएंगे, तो आप कई दफ़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा। वो जो शुरुआत में आप गलतियाँ करते हैं उसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कि आप एक रफ सी शेप लिखते हैं कि फिर चेक कराते हैं बॉस को, फिर बॉस उसको ठीक करता है, फिर वो आप बॉस को चेक कराते हैं, फिर वो उसको ठीक करता है। तो ये दिस इज कॉल्ड द ड्राफ्टिंग फेज, कि वो अभी फाइनल नहीं हुआ। फाइनल जब आप कस्टमर के लिए फाइनल लिख रहे होते हो, फाइनल जब वो सारी मिस्टेक्स हाईलाइट कर लेता है, जो आपका बॉस है, जो जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, और वो आप कहता है कि अब ये लेटर ओके हो गया, अब इसको फाइनल आप इसको प्रिंट आउट करके और फाइनल करके ना आप इसको कस्टमर को भेज सकते हो। सो वो दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग पार्ट। लेकिन उससे पहले ड्राफ्टिंग होता है कि जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस करते हो, बार बार जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, बार बार जो आप उसमें आपकी जो वीकनेसेस होती हैं, ग्रामेटिकल पंक्चुएशन की जो आपके लूप होल रह चुके होते हैं, उनको आप कवर अप करते हो इस स्टेप के अंदर। सो ड्राफ्ट एंड आउटलाइन ऑफ द लेटर सो दैट यू कैन मेक एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ फ्लो, इम्पैक्ट एंड बैलेंस। तो आप इनिशियल असेसमेंट हो जाती है, और असेसमेंट कौन करता है, मोस्टली आपके कोलीग्स करते हैं या आपके बॉस करते हैं। हमने पहले पढ़ा भी है कि जब भी आपने काम करना है तो आपने कैसे रिव्यू, चैप्टर 6 में पढ़ा था ना हमने, आपने स्पेल चेक करना है, आपने कुली को रिव्यू करवाना है, आपने ब्रेक करनी है, या आप बॉस को चेक करवा सकते हैं। ये हमने सारे स्टेप्स पहले गो थ्रू किए हुए। तो ये कहना चाह रहा है कि इनिशियल असेसमेंट ऑफ फ्लो, इम्पैक्ट एंड बैलेंस, कि वो बैलेंस वे में है कि नहीं, उसमें फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे क्रिएट होगा कि नहीं होगा, जब उसको पढ़ेगा तो उसका क्या उस पर असर होगा। देन रिव्यू योर वर्क, उसको दोबारा से रिव्यू करो। दिस विल बेस्ट अचीव आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन ऑर्डर टू क्लियर द माइंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो मेनली गो थ्रू करना है चैप्टर 6 का, चैप्टर नंबर 6 का वो जो
प्रूफ रीडिंग वाला पॉइंट है ना, प्रूफ रीडिंग वाला, वो आपने यहाँ पे गो थ्रू करना है, ठीक है जी। प्रूफ रीडिंग वाला पॉइंट, यहाँ पे राइटिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती, सो वी हैव टू गो थ्रू इन द सेम वे। अंडरस्टैंड जी, यहाँ तक ओके हो गया? सो आपने प्रूफ रीड करना है यहाँ तक। आई होप सो यू अंडरस्टूड, ऑल इज वेल, आई होप सो ऑल इज वेल। सो लेट मी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे जब ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस कर करके, या जब आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट हो कि आपने उसको ठीक कर लिया 2 गोस में, 3 गोस में, 4 गोस में, अब टाइम आ गया कि आप इसको बेटा प्रोफेशनली लिख सको। The time has come to write it professionally and that is called a structure and write your letter. अब यहाँ पे आप लेटर को प्रॉपर्ली लिखना है, आपने कैसे लिखना है? Let me go through it. You need to aim for natural flow and logical ordering in your final letter. अब यहाँ पे है कि अब आपने प्रोफेशनल लिखना है, अब आपने जो लिखना है वो नेचुरल लगे, वो ऐसा लगे कि आप कस्टमर के मुताबिक लिख रहे हो, ऑडियंस के मुताबिक लिख रहे हो, यू अप्रोच के मुताबिक लिख रहे हो, बिल्कुल उसको रियलाइज करवाओ कि ये लेटर उसके मुताबिक है, ये वर्डिंग उसके मुताबिक है, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक है, उसकी पोजीशन के मुताबिक है। यहाँ पे आप उसको ये रियलाइज करवाओ। इट शुड बी ईजी फॉर योर रीडर टू फॉलो एंड ड्रॉ। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, अगर आप इस तरह से लिखोगे, तो रीडर के लिए उसको समझना, उससे नतीजा निकालना या उस पर एक्शन परफॉर्म करना, इट इज गोना बी इजी टास्क, ठीक है जी। सो अ वेल स्ट्रक्चर्ड लेटर, जो अच्छा लेटर होता है, विल कंटेन 3 मेन सेक्शन, ठीक है जी। अब एक अच्छा लेटर होता है, उसमें कितने सेक्शन होते हैं जी? 3 मेन सेक्शन होते हैं। कितने जी? 3 मेन सेक्शन जी। सो ओपनिंग पैराग्राफ, बॉडी एंड क्लोज जी, 3 होते हैं जी। ओपनिंग, पहले ओपनिंग को डिस्कस करते हैं। ओपनिंग पैराग्राफ जी, देखिए यू हैव टू कंप्रोमाइज विद मी बेटा, क्योंकि ये इस पे राइटिंग अभी मैं भी इतना इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ लिखने में, बट यू हैव टू वी हैव टू गो थ्रू द सेम वे। सो ओपनिंग पैराग्राफ में जब आप लेटर को ओपन करना है तो उसमें 3 पैराग्राफ बनते हैं, याद रखना। जब लेटर को लिखते हो, प्रॉपर्ली लिखते हो, मिनिमम 3 पैराग्राफ। एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है, एक मेन पैराग्राफ होता है, जो सेंट्रल पैराग्राफ जो बोलते हैं, और फिर क्लोजिंग पैराग्राफ होता है। हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि आपने ओपनिंग पैराग्राफ में क्या लिखना है, फिर आपने मिडिल पैराग्राफ में क्या लिखना है, और फिर आपने क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या लिखना है, ठीक है जी। सो ओपनिंग पैराग्राफ की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग पैराग्राफ इंक्लूड टेलिंग द रीडर व्हाई यू राइट। उसको ये बताओ कि मैं आप क्यों लिख रहे हो, ये पढ़ने का उसको क्या फायदा है, क्योंकि इसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। लाइक मैं कस्टमर को लेटर लिख रहा हूँ, तो मुझे ओपनिंग पैराग्राफ में ये बताना है कि मैं आपको लेटर क्यों लिख रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या फायदा होगा, इसमें आपके लिए क्या बेनिफिट है, ठीक है जी। सो थैंकिंग देम फॉर प्रीवियस कम्युनिकेशन वेदर अ टेलीफोन कॉल, मीटिंग, लेटर आर, या अगर आपकी पहले कोई मीटिंग हुई है, पहले आपने कोई कम्युनिकेशन किया, तो थैंक यू बोलोगे, थैंक यू वेरी मच दैट वी डिस्कस बिफोर एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट कम्युनिकेशन आई एम राइटिंग अगेन टू यू, ठीक है जी। तो उसको पहले थैंक यू बोल दो, शुक्रिया अदा कर दो, अप्रिशिएट कर दो, इफ समथिंग, ताकि उसको याद आ जाए कि पहले कहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन हुई थी। देन यू शुड आल्सो यूज द ओपनिंग पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस द, फिर आपने अपना सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाना है, अपनी बात भी बतानी है कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो। अपडेट द रीडर ऑन लेटेस्ट डेवलप, उसको ये भी बताना अपने पैराग्राफ में कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है ना वो लेटर उसको मतलब you're not writing for the first time, you're writing for the 3rd time, 4th time, तो उसको बताओ कि हम पहले क्या कम्युनिकेशन कर चुके हैं, पहले आपका जो केस था वो कितना हैंडल हो चुका है, पहले जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची थी, तो उसको पहले थोड़ा सा अपडेट कर दो ताकि उसको याद आ जाए कि हमने पहले क्या कम्युनिकेशन की थी। यहाँ तक ओके हो गया जी। दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग पैराग्राफ। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके अलावा भी आप चेंज कर सकते हो, द वे यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, ठीक है जी। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप चेंज करते रहोगे, सुबह शाम आप लेटर्स को चेंज करोगे, लेकिन अभी राइट नाउ आपको थोड़ा बहुत इसी को फॉलो करना पड़ेगा, आईकैप को फॉलो करना पड़ेगा कि ओपनिंग पैराग्राफ में हम कौन सी चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में द थिंग्स हैव टू बी चेंज, क्योंकि हर फर्म और हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करती रहती है। नेक्स्ट इज द बॉडी। अब दिस इज द सेकंड पैराग्राफ और दिस इज द मेन मैसेज। अब मेन मैसेज इज कॉल्ड द बॉडी। बॉडी मतलब हर्ट, हम आगे जाके पढ़ेंगे, इट्स लाइक अ हर्ट ऑफ द मैसेज, जिसमें सारी दिल की बात होती है, ये जो असल जो कोर मैसेज होता है वो इसके अंदर बॉडी के अंदर होता है। तो द मिडल सेक्शन इज यूज। अब ओपनिंग पैराग्राफ बेटा हो गया, अब दूसरा कौन सा है जी? मिडल सेक्शन। मिडल सेक्शन या आपकी बुक में जो गिवन है वो
बॉडी का वर्ड क्यों है, ठीक है जी, बॉडी का वर्ड क्यों है। सो द मिडल सेक्शन इज यूज्ड टू सेट और लॉजिकली द इंफॉर्मेशन यू नीड टू। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉजिकली कम्युनिकेट करनी है, किस तरह से करनी है, यूज लिस्ट एंड बुलेट पॉइंट्स व्हेन एवर पॉसिबल। आप कोशिश करो कि उस पैराग्राफ को पैराग्राफ की शेप में लिखो, उस इन्फॉर्मेशन को बुलेट पॉइंट, क्योंकि लेटर है ना उसमें कंसाइज इन्फॉर्मेशन होती है, कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप जो रिपोर्ट होती है उसमें हम लेंथी पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन जो लेटर्स होते हैं उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को बुलेट पॉइंट्स में देखिए या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम डिस्कस कर दें। सो ईच पैराग्राफ शुड ओनली कंटेन वन मेन पॉइंट कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो, ठीक है जी, हर पैराग्राफ में एक ही पॉइंट, क्योंकि आइडियाज की बात लेटर में वो कहीं भी नहीं कर रहा, आइडियाज जो डिस्कस होते हैं वो रिपोर्ट में होते हैं जहां पे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जहां पे हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लेटर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे जो पैराग्राफ होता है हर सेंटेंस में कोई नया मतलब होता है, ओके, यहाँ पे हम उसको फर्दरली जो है ना वो सब्सिक्वेंट, मतलब जिस तरह बताया था ना कि नॉर्मली जो पैराग्राफ होते हैं उसमें फर्स्ट जो लाइन होती है उसमें मेन पॉइंट होता है और बाकी जो लाइन्स में उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया होता है, लेकिन लेटर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लेटर में आपने थोड़ा लिखना है और सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई फर्दर एग्जाम्पल नहीं, कोई फर्दर फैक्ट्स और फिगर नहीं, बस टू द पॉइंट बात करनी है, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि यू डोंट हैव टू मच स्पेस टू मूव ऑन। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। सो ईच पैराग्राफ शुड ओनली कंटेन वन मेन पॉइंट कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट सेंटेंस शुड स्टेट द पॉइंट, ठीक है जी। अब पहला जो सेंटेंस है वो पॉइंट को स्टेट दैट सब्सिक्वेंट सेंटेंसेस एक्सपैंड द इनिशियल पॉइंट एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल ऑन इट। तो थोड़ी बहुत यस यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत यस आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, लेकिन आप इतनी डीपली नहीं गो थ्रू कर सकते जिस तरह से आप रिपोर्ट में जाते हैं। यस यू कैन गो थ्रू सब्सिक्वेंट जो सेंटेंसेस होते हैं, थोड़ा बहुत आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर वो मेन पॉइंट, अगर वो मेन टॉपिक जो है, मेन जो बात करना चाह रहा है पिछले सेंटेंस में, अगर वो बात प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं हुई उस सेंटेंस में, तो आप थोड़ा सा उसको समझाने के लिए आप फर्दर उसको ऑन कर सकते हो, फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट नॉट टू मच, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया जी। अब थर्ड क्या है जी, थर्ड क्या है जी, दैट इज कॉल्ड द क्लोज, ठीक है जी। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी, ओके जी, सॉरी जी। So the third one is the close. Third one is the close. और close में क्या है जी? Close is very important for you जी to go through. Close is very important for you to go through जी। So let me go through जी। This is third। अब मुझे बड़ा आराम से लिखना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख सकूँ। हाँ, easy close। अब जो क्लोजिंग पैराग्राफ होता है इसमें जो आपने बात करनी थी वो कर दी, जो आपने समझाना था वो समझा दिया, जो आपने इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी वो कर दी कस्टमर को। अब आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, अगले बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करें। तो जो क्लोजिंग होता है हमेशा याद रखना, इसके साथ आप लिख लो कॉल टू एक्शन। क्या लिख लो जी? कॉल टू एक्शन, ठीक है जी। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है। जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो पढ़ने वाला होता है उसको सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है, सिर्फ आपको ये लेक्चर डिलीवर करना मकसद नहीं है, बल्कि एक्चुअल पर्पस ये है कि खुदारा इसको सुनने के बाद अपनी लाइफ को, या जो आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है कि आप जो है ना इसको पढ़ो, इसको समझो, इस पे प्रैक्टिस करो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। तो जो रियल ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चरिंग का, या जो भी आप लिखते, या जो आई कैप ने बुक लिखी है, या जो आप लेटर लिखते हो, उसका जो एक्चुअल मकसद होता है कॉल टू एक्शन। खुदारा जो क्लोजिंग कम्युनिकेशन होती है वो कॉल टू एक्शन पे होती है। जब आप उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करते हो, जब आप उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हो कि जो बोलने वाला या लिखने वाला आपको समझा रहा होता है, तो तब जाके आपकी कम्युनिकेशन पूरी होती है। हम सिर्फ सुन लेने से हम समझते हैं, पढ़ लेने से कम्युनिकेशन आपकी पूरी हो जाएगी। इस बुक को पढ़ लेने से आपकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी, उस लेटर को पढ़ लेने से आपकी कम्युनिकेशन पूरी, बल्कि उस लेटर को पढ़ने के बाद उसमें जो स्टेप्स बोले गए हैं कि आपने अब ये एक्शन परफॉर्म करना है, या वो आपको परसुएट करता है कि अब आप ये करें, आपके लिए ये नसीहत है, आप जब उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करेंगे और एक्शन के बाद जब आप फीडबैक भी देंगे कि अब आपने कैसा एक्शन परफॉर्म किया, देन इट इज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट कम्युनिकेशन। अगेन आई एम सेइंग दिस, लेक्चर को सुनना मकसद नहीं है, सिर्फ इस बुक को पढ़ना मकसद नहीं है, सिर्फ इस लेटर को गो थ्रू करना मकसद नहीं है, सिर्फ ईमेल को गो थ्रू करना मकसद नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक
एक्शन परफॉर्म करना, उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी नज़र आनी चाहिए, उसके मुताबिक अब आप ये कोर्स गो थ्रू कर रहे हो तो इसके मुताबिक आपकी कम्युनिकेशन ढलनी चाहिए, इसके मुताबिक आपकी ड्रेसिंग ढलनी चाहिए, इसके मुताबिक आपका बिहेवियर होना चाहिए. So then, okay, then I will realize, I will understand that you understood the message to the core of your heart. ठीक है जी, यहाँ पे कहना चाह रहा है the closing paragraph should contain a call to action, sometime referred to as a action point. कि यहाँ पे हम एक्शन को डिस्कस करते हैं. एक्चुअली यहाँ पे लास्ट में करना क्या होता है, this tell the reader what you want them to do. ये बताता है पैराग्राफ के अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है. मेरी जिम्मेदारी तो थी कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर दूं, मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको मैं समझा दूं, उस लिखने वाले की जिम्मेदारी थी कि वो आपको कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर दे, आई कैप की जिम्मेदारी थी कि आपको बुक लिख के दे दे. लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है वो यहाँ पे ये बताएगा. इट मे बी नेक्स्ट इट मे बी अप्रोप्रिएट टू समराइज द की पॉइंट ऑफ द लेटर टू ऐड एम्फेसिस इन द क्लोजिंग पैराग्राफ. हाँ, क्लोजिंग पैराग्राफ में आप जो आपने पीछे सारा डिस्कस किया उसको आप समराइज भी कर सकते हो, की पॉइंट को आप दोबारा से नरेट भी कर सकते हो कि इस लेटर में मैंने ये डिस्कस किया. क्लोज द लेटर विद अ फ्रेंडली क्लोजिंग स्टेटमेंट. हमेशा जब क्लोजिंग करनी है आपको बताया था ओपनिंग क्लोजिंग मस्ट बी वेरी पॉजिटिव. जब भी आपने क्लोजिंग करनी है आपने वेरी पॉजिटिव वे में करनी है, बड़े अच्छे वे में करनी है. यहाँ तक ओके हो गया जी. सो आगे जी, वेरी इंटरेस्टिंगली जी, आगे 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 जी. सो लेट मी रिमूव दिस वन फर्स्ट जी. तो देयर मे बी टाइम व्हेन रियली, अब ये जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, कि जब भी हमने कोई चीज़ लिखनी होती है तो हमें समझ नहीं आती कि यार लिखें कैसे. सपोज आपने किताब लिखनी है तो आप तो कंफ्यूज होंगे, यार किताब को मैं स्टार्ट कैसे करूं, उसको मैं सोचूं कैसे. मतलब स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इन योर लाइफ. कोई भी काम आपने शुरू करना है, आपने इवन सीए शुरू किया तो आपके लिए स्टार्टिंग बड़ा मुश्किल था. याद रखना, हमारे लिए किसी काम को स्टार्ट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. ये कहना चाह रहा है कि शुरू में आपको समझ नहीं आएगी यार कि आपने ईमेल लिखनी कैसे है, आपने शुरुआत कैसे करनी है, आपने लेटर लिखना कैसे है, आपने एप्लीकेशन लिखनी कैसी है, आपने रिपोर्ट लिखनी कैसी है. तो देयर मे बी टाइम व्हेन यू रियली डोंट नो वे टू स्टार्ट विद राइटिंग अ लेटर, कि कहाँ से लेटर स्टार्ट करना है. सम सजेशन टू हेल्प यू स्टार्टेड इंक्लूड, मेक नोट ऑफ योर आइडियाज एज यू थिंक ऑफ देम सो दे आर अवेलेबल इन फ्यूचर व्हेन यू माइट नीड देम. कि फर्स्ट कहना चाह रहे खुदारा आप एक चीज के बारे में सोचना शुरू करो. सपोज आप सोचना शुरू करो मैंने लेटर लिखना है, अब उसके बारे में जो भी आपके जहन में ख्याल आ रहा है, वही बात है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली बात है, हमने पहले डिस्कस की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की. जो भी आपके जहन में ख्याल आ रहा है उसको जस्ट लिख लो बस. अभी ग्रामेटिकल थिंग्स को ख्याल नहीं करना, पंक्चुएशन का ख्याल नहीं करना, सेंटेंस का ख्याल नहीं करना, पैराग्राफ का ख्याल नहीं करना, रूल रेगुलेशन का ख्याल नहीं करना. बस आपके जहन में जो आ रहा है उसको लिखना शुरू कर दो. दैट्स इट. इनिशियल फेज में यू आर जस्ट सपोज टू राइट डाउन, नथिंग एल्स. ठीक है जी, आपने कुछ भी लिखना है तो फर्स्ट फेज में क्या है, यू जस्ट राइट डाउन, कुछ नहीं करना और आप बस पेपर पे लिख लो. और आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा कि आपने पेपर में कैसे लिखना होता है. ठीक है जी, आगे जी. सो आस्क कोलीग्स फॉर सजेशंस. अब जब आपने लिख लिया, अब आपने रफली लिखा है तो कुलीग के पॉइंट दिखा लो, क्योंकि मेहनत करने से पहले, उनको फाइनल करने से पहले, उन पे ज्यादा खपने से पहले उनको पहले दिखा लो कुलीग को या किसी बॉस को दिखा लो कि सर मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, देख लें ये पॉइंट ओके है, ताकि मैं इसको फर्दर ऑन फिर लिखना शुरू करूँ. सपोज आपने कोई किताब लिखनी है कि या मैं लेटर की बात करता हूँ, आप लेटर लिखना है तो आप पहले उसको दिखा लें कि सर मैंने ये रफ सा एक कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मुझे बताएं कि ये पॉइंट ठीक है, ताकि इसको मैं फाइनल पे करूँ, इसको प्रॉपर मैं शेप दे सकूँ. सो द थर्ड इज जस्ट मेक सिंपल नोट्स. सिंपल नोट्स की बात है. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, यस देखिए जैसे ओके लेट मूव थर्ड पॉइंट, जस्ट मेक सिंपल नोट्स नॉट इवन सेंटेंस इनिशियली. वही बात करना चाह रहा है कि इनिशियली आपने और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ जो आपके आइडियाज हैं, सिर्फ आपके जहन में जो ख्यालात हैं उनको सिर्फ आपने लिखना है. इग्नोर पंक्चुएशन एंड ग्रामर विच कैन बी एड्रेस लेटर. हम पंक्चुएशन को, ग्रामर को बाद में एड्रेस कर सकते हैं. Once you have constructed the message you actually want to communicate, जब आप एक्चुअली मैसेज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर हम ग्रामेटिकल थिंग्स का ख्याल रखेंगे. सो इमेजिन यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद द रीडर एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट देम टू से. फिर वही बात है कि अब आपने जितना भी लिखना है वो यू अप्रोच के मुताबिक लिखना है, उसके मुताबिक लिखना है, उसको जो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लिखोगे तो बात बनेगी. अगेन जी 4 बुलेट पॉइंट को डिस्कस करें. द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज सेइंग देयर मे बी टाइम व्हेन यू डोंट नो. कई दफा जिंदगी में ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे मूव ऑन करना है, हमें नहीं पता होता कि इसको आगे लेके कैसे चलना है. ओके, तो उस केस में आपके उस चीज से रिलेटेड जो भी आपके ख्यालात आ रहे हैं उनको लिखना शुरू कर दो. जब आप उसके बारे में, सपोज आपने 10 आइडियाज लिखे हैं, अब 10 में से 70% आइडियाज आपके फ्लॉप होने वाले हैं.
देखिए आप जो 30% आइडियाज हैं वो आप उनको आगे लेके चलोगे, वो भी आपको कुलीग आपको बताएगा उसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक, लेकिन 70% आइडियाज जो आप शुरू में लिखते हो वो कारामद साबित नहीं होते, वो उनको बाद में आपको डिलीट करना ही होता है। तो शुरू में जो आपको ख्यालात होते हैं क्योंकि रफ होते हैं, कच्चे होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते, आपको इतना पता नहीं होता, तो आप उसमें इतने अच्छे तरीके से आइडियाज़ को नहीं लिख पाते या इतने अच्छे तरीके से आइडियाज़ को जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपने कौन से आइडिया को पिक करना है, कौन से आइडिया को पिक नहीं करना। नेक्स्ट आना चाह रहा है कि जब आपने आइडियाज़ को पिक कर लिया, जब आप आइडियाज़ को लिख लिया, फिर कुलीग्स को चेक करवाओ, किसी जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, ये भी आप बॉस को चेक करा सकते हो कि यार प्लीज़ मेरे काम को चेक कर दें ताकि मैं उसको फाइनल करूं। उसके बाद जस्ट मेक सिंपल नोट। इनिशियली सिर्फ आपने नोट्स बनाने, इनिशियली सिर्फ आपने रफ साइड ड्राफ्ट लिखना है। यहाँ पे ड्राफ्ट की बात है, सिंपली ड्राफ्ट लिखना है। यहाँ पे ना को आपने पंक्चुएशन का ख्याल रखना, ना आपने कोई ग्रामर का ख्याल रखना है, सिंपली राइट व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। और देन फोर्थ में क्या है जी, और जो आपने लिखना है वो आपने अपने मुताबिक नहीं लिखना, बल्कि आपने किसके मुताबिक लिखना है, कस्टमर के मुताबिक लिखना है, यू अप्रोच के मुताबिक लिखना है, एम्पैथी करनी है, ठीक है। अपने आप को उसकी जगह रखोगे, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं राइटर से कौन से वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता, ठीक है जी। सो आई एम डन विद दिस पार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सो प्लानिंग जो लेटर वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, काफ़ी टेक्निकल पार्ट था। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। बट इफ़ यू डू हैव स्टिल यू डू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट ये अगेन एंड अगेन आगे रिपीट होगा क्योंकि मोर लेस चीज़ें सेम हैं। आगे रिपोर्ट में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंट काफ़ी हद तक रिजेंबल कर रहे हैं। आगे मेमोस में, ईमेल भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना ये डिस्कस होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ तक ओके हो गया जी, यहाँ तक ओके हो गया, दैट इज द मेन पॉइंट, यहाँ तक ओके हो गया। सो लेट मी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज सेइंग परसुएसिव लेटर्स। जी परसुएसिव लेटर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज जी क्या है जी, परसुएसिव लेटर्स। जी आपको मैंने बताया था जिंदगी में बेटा, आपको डिस्कस किया था कि आपकी ज़िंदगी में 70% लोग आपसे डायरेक्टली कन्विंस नहीं होंगे। देखिए आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, चाहे आप अपने बिहेवियर से उनको मोटिवेट करें, चाहे उनको अपने एक्शन से मोटिवेट करें। अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि इंसान, आजकल का इंसान सिर्फ बातों से नहीं मोटिवेट होता, बल्कि वो देखना चाहता है कि क्या आप वैसे खुद भी परफॉर्म करते हो, क्या आपके अपने एक्शंस ऐसे हैं। ओके अब सपोज एक पर्सन कहता है जी कि आपने झूठ नहीं बोलना, और वो पर्सन खुद झूठ बोलता है, तो वो दूसरे आपकी बात को बिल्कुल भी जो है ना वो उसकी बात को फोकस नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो परसुएशन तभी होती है बेटा, दूसरे तभी आपसे मोटिवेट होते हैं कि जब आप खुद उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हो। तो वो बंदा खुद जो है ना वो नज़र आ रहा होता है कि वो उस नेचर का पर्सन है। जिस तरह से अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूं, तो जो इस्लाम को जो स्प्रेड हुआ था वो मैसेज की बेस पे बहुत कम हुआ था। अगर आप बात करूं तो जो इज्तिमाई खुतबात थे हमारे प्रॉफिट के, वो 40 से 45 थे आई थिंक ज़िंदगी में बस। तो लोगों से उन्होंने जितनी भी तबलीग की थी वो इंडिविजुअल बेसिस पे की थी। इंडिविजुअल बेसिस क्या है जी, 1 to 1, 1 to 1। तो ये परसेप्शन होता है कि दूसरे लोग तभी मोटिवेट होते हैं कि जब आप उनके मुताबिक बिहेव करते हैं, या जब नज़र आ रहा होता है कि आप खुद वो काम पर, सपोज मैं आपको कहता हूँ आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है और मेरी अपनी ही ड्रेसिंग अच्छी ना हो, तो आप कैसे मुझसे परसुएट होंगे, आप कैसे मुझसे मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, परसुएसिव लेटर्स जो होते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक अंडरस्टैंड परसुएसिव लेटर्स कौन से होते हैं, मोटिवेटिंग लेटर्स होते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लेटर पढ़ने वाला है वो आपके मैसेज पे एक्शन का परफॉर्म करेगा, मैसेज को गौर से पढ़ेगा और फिर उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को, या उसके मुताबिक जो उसने काम करना है उसको वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन कन्वे करना मकसद नहीं होता, बल्कि इसमें एक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या होता है जी, कि सिर्फ चीज़ों को हासिल करना मकसद नहीं होता। अगर चीज़ों को सिर्फ हासिल करना मकसद है तो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो आप, जिसका भी सिर्फ हासिल करना है, सिर्फ किताब को पढ़ना मकसद है बस। सबसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जिसको कहते हैं सिर्फ इसको हासिल करना है, हासिल करने के बाद दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटना या उसके मुताबिक अपनी लाइफ को ढालना इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो खुदारा फिर इस पढ़ाई को छोड़ दो। खुदारा इस तरह का अपने ऊपर, ये जैसे खोते होते हैं ना, खोते, यू नो डंकीज, खोते पे जो लोड डाला जाता है ना, उसको खुद नहीं पता होता कि वो लोड उस पर क्यों डाला गया है। ओके, तो परसुएजन में होता है कि आपको पता होता है कि आप ये पढ़ रहे हो, तो आप जिस तरह घोड़े और खोते में यही फ़र्क होता है डंकी में और हार्स में, कि डंकी को उस पर कभी सीमेंट लादा जा रहा है, कभी बजरी, कभी रेत, कभी लकड़ियाँ, कभी क्या, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसको वाई का नहीं पता। लेकिन जो हॉर्स है, हॉर्स को पता है कि मैं किस लिए बना हूँ, उसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस है। तो अगर उस पर आप लकड़ियाँ ला देंगे या उस पर अगर आप जो ना वो सीमेंट या बजरी, तो वो फ़ौरन उसको गिरा देगा, फ़ौरन गिरा दे, क्योंकि उसको पता है कि मैं किस पर्पस के लिए बना हूँ। तो परसुएसिव होता है कि आप जो काम कर रहे हो, आपको पता हो कि वो आप काम क्यों कर रहे हो। सबसे पहले आपको खुद पता हो कि आप वो काम, और आप पहले खुद अपने आप को उसके मुताबिक ढालो, तो लोग फिर आपकी बात, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, क्योंकि जो आप खुद करते हो लोग उसी से इंस्पायर्ड होते हैं, उसी से मोटिवेट होते हैं। आप खुद वो काम करते नहीं, आप दूसरों को तबलीग करने चले, आप दूसरों को बताने चले, तो फिर बात नहीं बनेगी। दिस इज द मेन मैसेज हियर। सो लेट मी गो थ्रू फ्रॉम द बुक। अ फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ परसुएशन इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, अब क्रेडिबिलिटी क्या होती है जी? क्रेडिबिलिटी कि आप खुद कितना क्रेडिबल, आप किसी को कुछ कह रहे हो कि प्लीज बी ऑनेस्ट, आप खुद कितने ऑनेस्ट हो। सो क्रेडिबिलिटी इज द मेन वर्ड हियर, ठीक है जी, क्रेडिबिलिटी इज द मेन वर्ड। अगर आप चाह रहे हो कि दुनिया पे कोई आप इम्पैक्ट छोड़ के जाओ, अगर आप चाह रहे हो कि दुनिया आपकी वे ऑफ लाइफ से मुतासर हो जाए, कि अगर चाह रहे हो कि दुनिया आपकी सोचों से मुतासर हो जाए, अगर चाह रहे हो कि दुनिया आपको फॉलो करे, मैं व्हाट्सअप के फॉलो की बात, मैं वो लिंक्डइन के या सोशल मीडिया के फॉलो की बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियल लाइफ की बात करूँ कि लोग अगर आपको दिल से फॉलो करना, अगर चाहते हो कि लोग आपको दिल से रियली फॉलो करें, तो फिर आप अपने बिहेवियर को वैसे ही रखो, आप शो करो कि आप ये डिज़र्व करते हो, आप सैम्पल बनो उस चीज़ में, आप उस चीज़ में पहले परफेक्ट होने की कोशिश करो, तो लोग ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहे हैं, फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ परसुएशन इज क्रेडिबिलिटी। योर बिजनेस राइटिंग विल हैव क्रेडिबिलिटी फ्रॉम इट्स प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म होता है, सिर्फ लिखना मकसद नहीं होता, लिखने के साथ, देखिए, लिखने के साथ आपने हेडिंग कैसे दी, आपने लेआउट कैसा लिखा, आपने उसमें ज़बान कैसी यूज़ की, ये इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म जिससे आप पढ़ाने का, हर टीचर ही पढ़ा सकता, मतलब इस पढ़ाने को डिफरेंट टीचर्स जिस तरह से, या आई गिव यू एग्जांपल दिस वे, कि जब ड्राइवर हैं, आप सारे जो भी ड्राइवर हैं वो गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला, लेकिन आप एक्चुअली कैसे चलाते हो, दैट्स कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म में बड़ा फ़र्क है। प्रोफेशनल चीज़ को जानना, प्रोफेशनलिज्म उस चीज़ को जानने के बाद आप कितने उसको प्रॉपर वे में यूज़ करते हो। मोस्टली आप देखा गया है कि जो जितने प्रोफेशनल होते हैं वो इतना ही प्रोफेशनलिज्म में लैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने ही अपने उसमें आकड़ होती है, इतना ही उसमें गुरूर होता है, तो कब्र होता है कि मुझे इस काम का पता है, मुझे सपोज़ आईटी का पता है, मुझे सपोज़ अकाउंट्स का पता है, मुझे सपोज़ मेडिकल का पता है। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनल के साथ हमारे इस्लाम में है कि जो लीडर है वो खादम है, मतलब जो प्रोफेशनल बन गया एक फील्ड में, उसको दूसरों की हेल्प आउट करनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन कितना ख्याल रखते हो, आप उसके ज़रिए दूसरों के लिए आसानियाँ बांटते हो, बेसिकली ये है। सो योर बिजनेस राइटिंग विल हैव अ क्रेडिबिलिटी फ्रॉम इट्स प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप लिखने में कितना ध्यान रखते हो अगले बंदे का, या उस लेटर को लिखने में कितना ध्यान रखते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कितने फॉलो करते हो, ठीक है। आप मतलब प्रॉपर चीज़ों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको लेटर लिखने का तो पता है, आप ये तो नहीं कि आप कस्टमर को टॉन्ट कर रहे हो, बीच में आप कस्टमर को नेगेटिवली हिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म होता है कि दूसरों के लिए आसानियाँ बांटना, दूसरों के मुताबिक बिहेव कर। जिस तरह से आप, मैं शेफ़ की बात करूँ तो जो जितने अच्छे शेफ़ होते हैं उनको पता होता है जी कौन से मसाले किस तरह से डाले जाएँ तो एक ख़राब चीज़ भी सही बन जाएगी, ठीक है। तो ये गलत बात है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल हो गए हैं तो फिर प्रोफेशनलिज्म भी लेकर आओ, आपकी जो पहचान होगी वो प्रोफेशनलिज्म होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेशनलिज्म आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है जी। सो इफ़ यू फॉलो द गाइडलाइन इन दिस स्टडी मैनुअल ऑन स्ट्रक्चर, कंटेंट, बिग लिटिल मी एंड लैंग्वेज एंड टोन, यस, अब कहना चाह रहा है कि आपकी राइटिंग
प्रोफेशनलिज्म में फॉल कर जाएगी। प्रोफेशनल तो आप पीछे हो गए हो, पिछला टॉपिक प्रोफेशनल में फॉल कर गया था, अब यहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म में इन्वॉल्व हो जाओगे। आप प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करोगे कि जब आप इस किताब में जो आपके आगे बता रहा है ये पॉइंट्स, अगर आप इसके मुताबिक अपने वर्ड्स को रखोगे, इसके मुताबिक अपने कंटेंट, अपने अल्फाज की अदायगी, कंटेंट बेसिकली होता है अल्फाज की अदायगी या मतलब किस तरह से आपने अल्फाज को मिलाना है, किस तरह से आपने किस मौके पे कौन से वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है, वो सारा इसमें फॉल करेगा। सो आप अगर उसके मुताबिक आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो, इस बुक के मुताबिक जो आप पीछे डिस्कस की है, कंटेंट इसके मुताबिक रखो, बिग जो अगले बंदे का आप ध्यान रखो और लैंग्वेज और टोन उसके मुताबिक रखोगे, तो आप फिर प्रोफेशनलिज्म में फॉल कर जाओगे। जी यहाँ तक ओके हो गया जी, यहाँ तक फाइन है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। नो नेक्स्ट इज जी, रिमेंबर आल्सो दैट गेट द रीडर्स अटेंशन। अब देखो, अब आपने प्रोफेशन, मेन चीज़ है दो चीज़ें जी, क्रेडिबिलिटी, बिग यू लिटिल मी अप्रोच, और आई मस्ट से एक और मैं बुलेट पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूँ जो यहाँ पे मिस हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म। ठीक है जी, प्रोफेशनलिज्म, सॉरी इसमें अभी इतना, यस, सो प्रोफेशनलिज्म जी, LIS, ठीक है। अब आपने प्रोफेशनलिज्म कैसे अडॉप्ट करनी है, प्रोफेशनल तो आप बन ही गए हो पिछले टॉपिक को गो थ्रू करके, लेकिन आपने प्रोफेशनलिज्म को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे फॉलो करना है, तो वो हम आगे सारे पॉइंट पढ़ेंगे, तो हम प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करेंगे जी। सो गेट द रीडर्स अटेंशन बाय मेंशनिंग बेनिफिट ऑफ द मैसेज द रीडर। आप कुछ भी लिख रहे हो ज़िंदगी में, आप कुछ भी बता रहे हो, जब तक आप अगले बंदे को उसके बेनिफिट्स का नहीं बताओगे, उसको भाई समझ नहीं लगेगी। ये बात आपने याद रखनी है। जब तक आप अगले बंदे को उसके बेनिफिट्स का नहीं बताओगे, अगेन जी, जब तक अगले बंदे को उसके बेनिफिट्स का नहीं बताओगे कि आपने बुक क्यों पढ़नी है, आपने BC क्यों गो थ्रू करनी है, आपने CA क्यों गो थ्रू करना है, आपने लेटर क्यों पढ़ना है, आपने ईमेल क्यों पढ़नी है, आपने सर्कुलर क्यों पढ़ना है, उस वक्त तक वो परसुएट नहीं होगा। ठीक है। सो प्रोफेशनलिज्म का जो फर्स्ट पॉइंट है कि आप उसको बताओ, उसके फ़ायदे का बताओ। हाँ, जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी मैं में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मैं ये क्या करूँ इसलिए करो, क्योंकि मैं नहीं सोचा इसलिए करो, क्योंकि मैं ऐसे कह रहा हूँ इसलिए करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए। नो, प्रोफेशनलिज्म क्या है कि अगर आप इसको करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप इसको इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। सो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। देन बिल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट बाय एम्फसाइजिंग रेलिवेंस ऑफ द मैसेज टू द, बिल्ड द रीडर इंटरेस्ट रेलिवेंस। ठीक, अब उसको बार बार रियलाइज करो कि यार आप बने ही इस काम के लिए हो, रेलिवेंस ये चीज़ आपसे रिलेट कर रही है। जिस तरह कस्टमर्स आपको मोटिवेट, अगर बात करूं, जब आप शॉप वगैरह में जाते हो तो सेल्समैन कहता है सर ये चीज़ आप पे ऐसी सूट, स्पेशल फीमेल्स को वो कैसे ग्रैब करते हैं, बाजी ये कपड़ा तो आप पे बेहतरीन सूट कर रहा है, ये कलर तो बस आपके लिए बना है। तो इस तरह से आप परसुएड हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो चीज़ है वो उससे रिलेट करो कि यार ये चीज़ आपसे ज़्यादा बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, मतलब ये चीज़ आपके लिए ही बनी है। तो जब आप उसको, उस चीज़ को उससे रिलेट कर दोगे, ओके, तो वो उसको हैप्पी करेगा यार इतनी अप्रिसिएशन। अंडरस्टैंड जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंक्रीज द रीडर्स डिजायर बाय सपोर्टिंग द व्यू पॉइंट स्टेटेड इन द मैसिव रेलिवेंट एविडेंस। अब जो उस बात को वो मानेगा, सिर्फ आपकी चिकनी चोपड़ी बातों से वो काबू में नहीं आएगा, आपने साथ प्रूफ भी प्रोवाइड करने, एविडेंसेस भी प्रोवाइड करने के देखो सपोज आप कहते हो सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सर ये हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें, ठीक है। अब आप ये बताएंगे सर देखें इससे पहले हमारे इतने हज़ारों कस्टमर्स हैं या इतने कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा और उनके ये फीडबैक्स हैं, या आप देख सकते हैं कि दे आर सो हैप्पी विद इट। सो जब आप उसको एविडेंस के साथ वो समझाओगे, क्योंकि अब जो दौर है, अब जो टाइम चल रहा है, इंसान सिर्फ इंसान की बात सुन के उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करता, वो उसको साथ प्रूफ चाहिए होते हैं। जिस तरह से आप सेंसोडाइनी की बात करें या वो जो जितनी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, सपोज टूथपेस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट आती है साथ डॉक्टर भी रिकमेंडेड होता है, डॉक्टर रिकमेंडेड, और साथ डॉक्टर की एडवर्टाइजमेंट में डॉक्टर शो किया जा रहा होता है कि देखिए डॉक्टर ने रिकमेंड की है, डॉक्टर ने रिकमेंड की है। ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहे हैं कि अब साथ एविडेंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं रखते, बल्कि साथ प्रूफ, एविडेंसेस, फैक्ट्स और फिगर और कंक्रीटनेस चाहिए होगी, तभी वो आपकी बात को मानेंगे। ये जो जनरेशन है
ये बड़ी फैक्ट्स और फिगर ओरिएंटेड है, ये जो जनरेशन है बड़ी एविडेंस ओरिएंटेड है, ये जो है इसको साथ प्रूफ चाहिए, वो देखना चाहती है कि वाकई ऐसा है। उसके बाद आपने सीए का डिसीजन किया, पहले आपने मार्केट में देखा, देखिए आपको मोटिवेट किया गया तो आपको बताया गया देखिए जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं उनका मार्केट में क्या स्टेटस है, उनको वो कितनी अच्छी जॉब्स पे हैं, उनको कितनी ज़्यादा वो सैलरीज ले रहे हैं। सो पहले आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, एविडेंसेस के साथ बताई जाती हैं, तो आप बिलीव करते हो, तो भाई आप बिलीव नहीं करते। सो अटेम्प्ट टू कन्विंस द रीडर टू मेक चेंज एज सजेस्टेड इन द मैसेज। ओके, सो अब आपने उसको एविडेंस के बाद फिर उसको मोटिवेट करना है कि अब आपका टाइम है कि प्लीज़, क्योंकि इतने लोगों ने इसको परफॉर्म किया है, इतने लोगों ने इसको रिकमेंड किया है, इतने लोग इसको पहले फॉलो कर रहे हैं, तो अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको फॉलो कर लें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सहूलत आ जाए या आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद जी मोटिवेट द रीडर टू टेक एक्शन। अब अल्टीमेटली मकसद क्या है, परसुएशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पीछे सारे मक्खन लगाए जा रहे हैं, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, इंस्पायर्ड किया जा रहा है, किसी तरह से आप वो चीज़ कर लो जो बताने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो लिखने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सपोज मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको गो थ्रू करो, आप इसको सिर्फ सुनना मकसद नहीं है बल्कि सुनने के बाद आप इस पर एक्शन भी परफॉर्म करो। अल्टीमेटली बात करने का मकसद ये होता है, कम्युनिकेशन करने का मकसद ये होता है, कोई भी रिटन आप लेटर लिख रहे हो, मेमोस लिख रहे हो, सर्कुलर लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, किसी को व्हाट्सअप कर रहे हो, कोई ईमेल कर रहे हो, मकसद ये होता है कि अगला बंदा आपके मैसेज को पढ़ के उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म कर जाए। ये पिछली जितनी बातें थी ये मक्खन लगाने वाली बातें हैं ताकि बंदा अल्टीमेटली फिर एक्शन परफॉर्म कर ले। और जो मार्केटिंग वाले सारा ये तो करते हैं, मार्केटिंग वाले जो परफेक्ट मैसेजेस होते हैं, जो आपको सुबह शाम इश्तिहार दिखाते हैं, सुबह शाम आपको बिल बोर्ड्स में नज़र आते हैं, ये जो जगह जगह आपको पम्फलेट्स नज़र आते हैं, दीवारें भरी हुई हर जगह एडवर्टाइजमेंट कर करके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट, एक के साथ एक फ्री, ऐसा ही है ना, या ऐसी पिक्चर दिखाएंगे कि आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए हैं कि अल्टीमेटली आप यू परफॉर्म द एक्शन। इफ देयर इज नो एक्शन, ओके, आपके प्रोडक्ट फ्लॉप। आप जितना मर्जी उसको बताएं, अगर उसमें परसुएशन नहीं आई कस्टमर में, अगर वो मोटिवेट नहीं हुआ, तो फिर आपकी प्रोडक्ट वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। ये कहना चाह रहा है, मोटिवेट द रीडर टू टेक एक्शन एंड स्टेट द पॉइंट पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द एक्शन। उनको ये बताओ कि अगर आप इसकी प्रोडक्ट खरीदोगे, उसको ये बताओ कि अगर आप ये एक्शन परफॉर्म करोगे तो आपको उसका क्या फ़ायदा हासिल होगा, आपको उससे क्या मिलेगा। ठीक है जी। द एक्शन शुड हैव क्लैरिटी एंड बी इजी टू अडॉप्ट। अब एक्शन बहुत आसान हो, मतलब उसने जो एक्शन परफॉर्म करना है, अब आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो बड़ा आसान हो, मतलब इजी है। मतलब इसके बाद मेरे लेक्चर गो थ्रू करने के बाद आपने इसको रिवाइज करना है, आपके सामने लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप इसको दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं इजी हो, ज़्यादा टफ ना हो एक्शन परफॉर्म करना। देन द सेकंड लास्ट बल्कि ऑन दिस पेज इज प्रेजेंट इमोशनल एंड लॉजिकल अपील इन अ बैलेंस। अब आपने उसको परसुएट करना है, आपने उसको मोटिवेट करना है। हम कैसे परसुएट करते हैं, यहाँ पे लगाओ नारा या अली, ऐसे करते हैं ना। अब ये जज्बाती है, इमोशनल है। अब कहना चाह रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आप उनको जज्बाती करो, लेकिन साथ लॉजिकली भी करो, उनको समझाओ भी कि ये आप नारा क्यों लगा रहे हो। ठीक है ना, साथ लॉजिकल, दोनों चीज़ें 50-50 चलेंगी तो वो रियल परसुएशन है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जज्बाती करके उसको वो चीज़ बेच दोगे तो वो उसको धोखा देने वाली बात है। एक्चुअली ये दिस इज़ नॉट अलाउड, ये इज़ नॉट अलाउड। सिर्फ हम आजकल जो बिजनेस कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपको जज्बाती करके वो अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा रियलिटीज़ बहुत कम होती हैं। ठीक है, उसमें ऐसा बेनिफिट बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको इस तरह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है, इस तरह से वो इश्तिहार दिखाए जाते हैं कि आप इमोशनल होकर उन चीज़ों को ख़रीद लेते हो या उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो। यहाँ पे कहना ही चाह रहा है कि अब आपने किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करना है या उसको आपने ख़रीदना है, तो आप उसको इमोशनली एंड लॉजिकल दोनों वे में, आपके दिल को भी अच्छी लगे और आपके दिमाग को भी वो मतलब पता हो कि यार अगर मैं 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा हूँ तो वो 100 की वर्थ रखती है। ठीक है, अब ये ना हो कि जैसे आप ड्रिंक पीते हो, अब ड्रिंक आपने 100 रुपये की ड्रिंक ली, क्या फ़ायदा है उसका? सिर्फ इमोशनल फ़ायदा है कि आपको दिल की तस्कीन होती है, आप अंदर से पुरसकून फील करते हो। लॉजिकली नुकसान है, नेगेटिव है, आपको पता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इन्होंने किया है कि अब जो
अब जो करंट जो मार्केटिंग चल रही है, अब जो करंट जो बिजनेस चल रहा है वो इमोशनल चल रहा है। आपको खुद नहीं पता कि आप बर्गर्स क्यों खा रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि आप वो मुर्गियों के शारमे क्यों खा रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि आप जो है ना ये पिज़्ज़े क्यों खा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप खा रहे हो सुबह शाम। आप खुद नहीं पता कि आप चाय क्यों, क्योंकि इस तरह से एडवर्टाइजमेंट की गई है कि आप समझते हो कि ये आप अगर आप शादी ब्याह में किसी पार्टी में जब तक ड्रिंक नहीं होगी उस वक्त तक आपकी पार्टी कंप्लीट। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, जब तक आप ड्रिंक नहीं मंगवाएंगे तो आपको शर्म आ रही होगी कि आप पता नहीं कि मैं यार लोग मुझे क्या समझेंगे कि मैं ड्रिंक नहीं मंगवा सकता, यू नो। तो ये जो फैसले हैं, अब जो दुनिया ने आपको ग्रैब कर ली है, जो आपको ब्रेन वॉश कर दी है, वो इमोशनल बेस पे कर दी है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यार खुदारा आप इमोशनली ठीक है, आप दिल की सुनो, लेकिन दिल के साथ दिमाग में सोचो कि यार वो चीज़ क्या उसका फायदा क्या होने वाला है मुझे। सपोज आप ड्रिंक पी रहे हो तो इसका मुझे फायदा क्या, मुझे कितने न्यूट्रिशंस मिलेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज वी मस्ट, ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट इमोशनल एंड लॉजिकल अपील इन अ बैलेंस वे, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। सबस्टेंशिएट द अपील बाय प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड एविडेंस फॉर कम्प्लेक्स आइडियाज एंड रिकमेंडेशन, ठीक है जी। अगर आप कोई कम्प्लेक्स आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर कोई बहुत मुश्किल चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके ऊपर आपको फैक्ट्स और फिगर एक्सप्लेन करने होंगे, उसके फर्दर एग्जांपल्स एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। कम्प्लेक्स आइडियाज इतनी ईजी वे में अंडरस्टैंड नहीं होते, वो आपको डिटेल में समझाना पड़ता है, टेबल बना कर समझाना पड़ता है, ग्राफ बना कर समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। उसके बाद जी सेकेंड लास्ट इज रीइंफोर्स द प्रपोजल रिक्वेस्ट by providing additional evidence of the benefits of the message. Reinforce the proposal, reinforce the proposal or request by providing additional evidence of the benefit of the message, ठीक है। अब उसको जितना एडिशनली बताते रहोगे, उसको रीएड्रेस करो, रीइंफोर्स होते, दोबारा से उसको क्लोजिंग से पहले दोबारा बता दो कि यार अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सर आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट है, अगर आप इसको खरीदेंगे तो सर आपके बल्ले बल्ले हो जानी है, आप हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप देखिएगा आपके तो होता क्या है, मतलब आप यू फील सो फैंटास्टिक, ओके, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, ओके, आपके सारे न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे। अगर मतलब हर कंपनी कस्टमर को डिफरेंट तरह से मोटिवेट करती है, उसको ग्रैब करती है, आपको पता भी नहीं चलता और वो आपको ग्रैब कर, ये कहना चाह रहा है रीइंफोर्स द प्रपोजल रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एविडेंस ऑफ द बेनिफिट ऑफ द मैसेज, उसको दोबारा से वो बेनिफिट उसको रियलाइज करो कि सर ये आपके भले की बात हो रही है, आपके फायदे की बात हो रही है, क्लोजिंग से पहले दोबारा से मोटिवेट कर दो ताकि वो कहीं वो उस बात को भूल ना गया हो। एंड एस्टैब्लिश द सेंडर्स क्रेडिबिलिटी इन प्रेजेंटिंग them, और फिर अपनी क्रेडिबिलिटी भी एस्टैब्लिश करो, वी आर द बेस्ट वन इन द मार्केट। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, ओके, तो वी आर द बेस्ट वन, हमसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। हम कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं ना, कैसे, पम्फलेट्स के थ्रू मोटिवेट करते हैं, ओके, हम जो है ना वो SMS के थ्रू मोटिवेट करते हैं, हम ईमेल के थ्रू मोटिवेट करते हैं, और हमेशा उसके नीचे लिखा होता है ना, ओके, दैट वी आर द बेस्ट वन, बेस्ट पिज़्ज़ा इन द टाउन, बेस्ट टेस्ट एवर, यू नो। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये कहना चाह रहा है कि इससे बड़े आप इससे फिर सेंडर क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होती है कि यार वाकई ये नो इफ ही सेइंग कि हमारा पिज़्ज़ा इज द बेस्ट पिज़्ज़ा इन द टाउन, अगर ये कह रहा है जी हमारी डिलीवरी सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी इन दिस एरिया, तो इससे आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो, ये कहना है, इससे सेंडर क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होती है कि यार यस वी हैव टू बाय एंड वी हैव टू गो फॉर दिस, यू नो, बिजनेस पर्सन। द लास्ट पॉइंट इज एंटीसिपेट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रीडर, क्योंकि जब आप उसको मोटिवेट कर रहे होंगे तो उसके जहन में कई सवाल होंगे, क्योंकि इंसान सवालों का मजमू है, सवालों पे सवाल उसके जहन में आएंगे कि यार अच्छा मैंने ये भी सवाल करना है, ये सवाल भी करना है। एंड बी प्रिपेयर टू ऑफर कन्विंसिंग रिप्लाईज, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टिल आपके सवाल है, एंड यू पुट मी सो मेनी क्वेश्चंस, यू नो वेरी वेल, आपको समझा रहा हूँ फिर आपके सवाल हैं, तो इंसान के सवाल ना रुकने वाले हैं, ठीक है, मतलब एक सवाल खत्म होगा नहीं तो सवाल साथ ही शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा सवाल शुरू हो जाएगा, फिर फोर्थ सवाल, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको, एंड आई एम हियर टू रिप्लाई यू एज मेनी क्वेश्चन एज यू गोना हैव। सो एंटिसिपेट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रीडर, उसके जो भी ऑब्जेक्शन है वो अपने जहन में रखो, एंड बी प्रिपेयर टू ऑफर कन्विंसिंग रिप्लाईज, उनको जवाब देना है आपने, उनको उनके मुताबिक देना है, विद नेसेसरी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, उनको सारा प्लस और माइनस बताओ कि इसमें ये इसका प्लस एस्पेक्ट है और ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। जो हम नॉर्मली प्रोज एंड तो बता देते हैं लेकिन हम कॉन्स भी बताते हैं, आपको पता ही हमारे कल्चर में, हमारे कंट्री में जो भी बिजनेसमैन है वो आपने टमाटर खरीदने, आपने आम खरीदने, आपने सेब खरीदने, सामने कुछ और नजर आएंगे, बैकएंड में कुछ और पड़े होते हैं, तो अगर वो बैकएंड से कुछ चीज़ डाल रहा है तो हमें शक पड़ जाता है कि यार शायद वो 2 नंबर चीज़ डाल रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो असल जो मोटिवेशन होती है वो किस तरह होती है, असल परसुएशन, कि आप दोनों पॉइंट डिस्कस करो, कि आप उसको प्लस पॉइंट भी डिस्कस करो
और नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस। आई होप यू अंडरस्टूड जी। हमने परसुएशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। परसुएशन बेसिकली क्या होती है? दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को इंस्पायर करना, दूसरों को उस चीज़ को हासिल करने के लिए मुतहरक करना। मुहर्रक मतलब मुतहरक होता है, उनको हरकत में लेके आना कि यस यू कैन, यू विल, यू मस्ट। देखिए, आपको चीज़ हासिल करनी है और आपने ज़रूरी इस चीज़ को हासिल करना है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को हासिल नहीं करेंगे आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे या ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। ठीक है जी। सो दैट इज़ अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द परसुएशन मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।